So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to continue our discussion on locomotion and movement. लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग लोकोमोशन की बेसिक डेफिनेशन को समझ चुके थे, जहां पर आपकी लोकेशन चेंज होगी। यानी अगर आप एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं तो उसे आप लोकोमोशन बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, दरख्त हैं, वो लोकोमोशन शो नहीं करते, लेकिन मूवमेंट किसी भी प्रकार की चेंज इन पोजीशन हो सकती है। यानी अगर मैं अपने हाथ को, जो कि सीधा है, अगर इसे टेढ़ा कर देता हूं तो मेरे हाथ की मूवमेंट हुई है, मेरे हाथ की जो मसल्स हैं इनको मैंने मूव किया है, लेकिन इससे मेरी लोकेशन चेंज नहीं हुई। तो ये एक सिंपल हैंड मूवमेंट कहलाएगी। जब मैं लिखता हूं तो मेरे हाथ जो है मूव करते हैं, लेकिन उससे मेरी लोकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी फेशियल मसल्स जो है ये मूव कर रही हैं। जब मैं खाना चबाता हूं तो मेरी जॉज और मेरी टंग मूव करती है। तो ये सारी चीजें मूवमेंट है, जो कि लोकोमोशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर सिलियरी मूवमेंट भी होती है, यानी ट्रैकियल सिस्टम में एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन फीमेल्स सिलियरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग को मूव करने में हेल्प करते हैं एंड इन केस ऑफ ट्रैकिया ये डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अमीबॉइड मूवमेंट भी प्रेजेंट होती है, जहां पर जो सेल्स हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, यानी सूडोपोडिया बना करके जो फेगोसाइटोसिस है उस प्रोसेस को अंजाम देते हैं और जो इंपॉर्टेंट पैथोजन मॉलिक्यूल्स हैं इनको एंगल्फ करते हैं और डिग्रेड कर देते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स थी। यहां से हमें ये जरूर पता लगा था कि लोकोमोशन के लिए तो मूवमेंट की जरूरत है। यानी अगर आप अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे तो आपके हाथ पैर की मसल्स हिलेंगे ही हिलेंगी, यानी ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ये बात हमें पता लग गई थी कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, क्योंकि बिना मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो पाएगी। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशंस। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, क्योंकि आपकी जो जॉ की मूवमेंट हो रही है या फिर आपकी जो टंग की मूवमेंट हो रही है वो लोकोमोशन नहीं करवा पा रही है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको ठीक से समझना था कि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। उसके बाद हमने मसल के स्ट्रक्चर को देखा कि जो मसल है इसके अंदर काफी सारे मसल बंडल्स हैं, जिनको आपने फेसिकल्स बोला है, विच आर अटैच्ड बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आपने फेसिया बोल दिया है। फिर वो जो मसल बंडल्स हैं इनके अंदर फर्दर मसल फाइबर्स हैं, और उन फाइबर्स के अंदर जो है आपके फर्दर क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट। उसके बाद आपने मायोफिलामेंट का या मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखा, जिसके अंदर हमने सार्कोमेयर, आई बैंड, ए बैंड और काफी सारी चीजें पढ़ी। हमने जेड लाइन के बारे में पढ़ा, एच जोन के बारे में पढ़ा, एम लाइन के बारे में पढ़ा और पूरी की पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी, जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल देखा। उस टॉपिक के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जब हम चल पाते हैं तो उसमें हमारी बोन्स का भी अच्छा खासा रोल है। तो ये बोन्स कौन कौन सी होती हैं? हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर जो हड्डियां हैं इनका नंबर 206 है, और इसके अलावा कुछ कार्टिलेजेस भी आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। हालांकि ज्यादातर जो आपके बॉडी का मस्कुलेचर है वो आपका बोन्स के साथ ही अटैच्ड है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ कार्टिलेज भी यहां पर देखने को मिलती है। तो अब हमें हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं और उनकी सिचुएशन क्या क्या होती है। सो दिस इज द बेसिक स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपने अपने लैब्स के अंदर पक्का देखा होगा। चाहे कोई स्कूल का लैब हो, चाहे कोई कॉलेज का लैब हो, ये जो स्केलेटल है ये आपको हमेशा देखने को मिलता है। ये आपका स्कल पार्ट है। इसके पीछे आपको जो देखने को मिल रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। सामने की साइड में आपका स्टर्नम है। इसके साइड में ये जो चीज बन रही है दिस इज योर रिब केज। ये आपके हाथ की बोन्स है, ओके। और नीचे की साइड जो आप देख रहे हैं ये आपके पैर की बोन्स है। तो इन सारी चीजों की आपको पोजीशन एज वेल एज नाम याद करने हैं कि कौन सी बोन कहां पर प्रेजेंट है और उसका नंबर क्या है। तो आपको आज जो है 206 की 206 बोन्स याद हो जाएंगी, कहां कहां पर है और इनका नाम क्या है, सब कुछ। राइट? तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पार्ट्स क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, क्योंकि बोन जो है ये भी आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है एंड कुछ कार्टिलेजेस यहां पर प्रेजेंट होती हैं, ज्यादातर आपकी बोन्स ही रहती है। ये आपकी मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो मेरे हाथ की जो मसल्स हैं अभी मूव कर रही हैं, तो मूवमेंट में तो ये हेल्प करेंगी ही करेंगी, और लोकोमोशन में इनका मेन रोल है। जब आप अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं तो वो आप अपने लिम्स की मूवमेंट से ही करते हैं, तो लोकोमोशन में तो इनका प्राइम रोल है। बोन जो है इट इज स्पेशल क्योंकि इसकी मैट्रिक्स काफी हार्ड रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं।
ओके, तो यहां पर जो है आपके कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपकी बोन को हार्ड बना देते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये आपकी नॉन प्लायबल रहती है। सो बोन इज हैविंग अ हार्ड मैट्रिक्स, सो इट इज बेसिकली नॉन प्लायबल, ये आपकी मुड़ तुड़ नहीं सकती, ये आपकी एकदम रिजिड रहती है, एकदम हार्ड रहती है। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप कार्टिलेज को देखें तो कार्टिलेज जो है इसकी मैट्रिक्स थोड़ी सी प्लायबल रहती है, मतलब कि इट इज अ बिट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ बोन्स, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट, ये कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट की वजह से होता है। तो आप अगर बोन और कार्टिलेज को कंपेयर करेंगे तो बोन आपकी ज्यादा हार्ड है, इसीलिए नॉन प्लायबल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा मुड़ नहीं सकती, लेकिन कार्टिलेज आपकी कैल्शियम सॉल्ट की ना बन करके कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट की बनी है, तो वहां पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। पहली चीज तो ये। नाउ आपको ह्यूमन स्केलेटल देखने को मिलता है कि ह्यूमन स्केलेटल जो सिस्टम है इसमें कितनी बोन्स हैं। इसमें टोटल आपकी 206 बोन्स है। अब ये 206 बोन्स आई कहां कहां से? एक तो आपकी एक्सिस होती है बॉडी की, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, ओके, जो कि एक्सिस पे प्रेजेंट है। एक्सिस मतलब अगर आपकी बॉडी के बीच में एक लाइन खींच दूं तो उस लाइन के ऊपर ये सारी की सारी हड्डियां आ जाएंगी, इसे आप कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 बोन्स प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो यहां पर लाइन में सबसे पहले कौन आएगा? आपका स्कल आएगा, आपका स्कल आएगा। तो ये जो स्कल है सबसे पहले तो ये आ गया आपका एक्सियल स्केलेटल के अंदर। उसके बाद मैं अगर लाइन खींचूं तो पीछे की पूरी रीढ़ की हड्डी आपके सेंट्रल पोर्शन में ही प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड डॉर्सल साइड में, तो ये पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आ गया। अगर मैं सामने की बात करूं इसी लाइन पे आपका ये रीजन आ जाएगा, दैट इज स्टर्नम, तो आपका जो स्टर्नम है आगे की साइड ये आ जाएगा, और इसी के ऊपर आपके अटैच होते हैं रिब्स, ये भी आपके यहां पर आ जाएंगे। यानी अगर आप एक लाइन खींच देते हैं तो आपको एक्सियल स्केलेटल पूरा देखने को मिल जाता है। तो यहां पर जो आपको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, यहां पर आपके रिब्स प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, और आगे की साइड क्या प्रेजेंट है? आपका स्टर्नम प्रेजेंट है। कहने का मतलब है जो आपको यहां पर ब्लूइश कलर से दिखाया हुआ है, ये चारों के चारों पार्ट मिलकर एक्सियल स्केलेटल बनाते हैं, आपका स्कल, आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपके रिब्स एंड आपका स्टर्न, ये चारों मिलाकर के 80 बोन बनाएंगे। तो बची हुई कितनी बोन्स हुई? 206 में से 80 माइनस कर दो, यानी 126 बोन बचेंगे। इनको आप क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब आपके हाथ पैरों की या फिर लिम्स की बोन्स और इनके कनेक्शंस। जैसे कि यहां पर बोन्स ऑफ फोर लिम्ब यानी कि आपके हाथ की बोन्स, तो ये है आपकी ह्यूमरस, रेडियस, उन्ना, और उसके बाद आपके यहां पर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस, ये जो सारी चीजें हैं आपकी ब्लू कलर में, दे आर द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, ये आपकी फोर लिम्ब की बोन है। सिमिलरली आप पैरों की बात कर सकते हैं। पैरों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइंड लिम्ब की जो बोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका फीमर है, फिर टीबिया है, फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फेलेंजिस है, नी कैप है, ये सारी की सारी चीजें आपकी पैर की हो जाती है, यानी कि हाइंड लिम्ब की हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल। तो पेक्टोरल गिर्डल इज इन एसोसिएशन विद द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, यानी ये वाली जो रीजन है यहां पर पीछे आपका एक इस प्रकार की बोन रहती है, तो आपके स्कैपुला और क्लेविकल यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि आपकी जो कॉलर बोन है और पीछे एक ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट रहती है, दे आर कॉल्ड एज द पेक्टोरल गिर्डल। ये आपका पेक्टोरल गिर्डल बनाते हैं कौन? क्लेविकल एंड स्कैपुला। और यहां पर ये जो ब्लू कलर में आपको देखने को मिल रहा है रीजन, जो कि आपका फीमर के साथ कनेक्टेड होगा, ये आपका कॉक्सल कहलाता है। तो यहां पर आपके दो कॉक्सल प्रेजेंट रहेंगे ऑन बोथ द साइड। ये जो कॉक्सल है ये क्या कहलाते हैं? पेल्विक गिर्डल कहलाते हैं, ये आपके पेल्विक गिर्डल कहलाते हैं। तो यहां पर आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बेसिक बातें जरूर पता लग गई होंगी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को आप दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हो। पहला आपका एक्सियल स्केलेटन, यानी एक एक्सिस के ऊपर, तो सबसे पहले आपका स्कल आ जाएगा, आगे की साइड स्टर्नम, पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम और उसके ऊपर अटैच्ड रिब्स, ये आपके बनाते हैं क्या? ये आपके बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन को, जिसमें 80 बोन्स होती हैं। कैसे होती हैं? वी विल टॉक अबाउट दैट। दूसरी चीज है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हाथ की बोन्स आएंगी, पैरों की बोन्स आएंगी, और हाथ जहां पर कनेक्टेड है और पैर जहां पर कनेक्टेड है वो गिर्डल्स आएंगी। तो ये वाला पेक्टोरल गिर्डल, और नीचे जहां पर प्यूबिक रीजन में आपकी पेल्विक रीजन में, सॉरी, जो आपकी पैर की बोन्स कनेक्टेड है वो पेल्विक गिर्डल यहां पर आ जाएगी। तो इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल नाम और एक्चुअल नंबर इन बोन्स का क्या है। सो एक ट्रिक है मेरी विच इज वेरी वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब के ऊपर भी ये ट्रिक अवेलेबल है, इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है सो दैट इट कुड लुक गुड
एंड एनोटेशन में आपको ये जो ट्रिक है मिल जाएगी। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एनोटेटेड दिस स्लाइड टू अ बेटर एक्सटेंट, तो आपको ज्यादा कुछ खराब ना लगे ये स्लाइड, तो इसको हम लोग लेजर पॉइंटर से समझेंगे। ह्यूमन स्केलेटल में जैसा हमने देखा, एक्सियल स्केलेटन है जिसमें 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स है। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल को देखते हैं। कुछ चीजें आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम बेसिक है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले रिब्स जो है ये आपके 24 होते हैं, 12 इस साइड में 12 इस साइड में, ये बात हमें बचपन से पता है। नई बात जो है वो बता देता हूं, जो 7 आपके रिब्स है इनिशियल, ये जो 7 रिब्स है सबसे पहले के आउट ऑफ द 12 पेयर्स, जो इनिशियल 7 पेयर ऑफ रिब्स है, 7 इस साइड के और 7 इस साइड के, इन्हें आप ट्रू रिब्स बोलते हैं। ये आपके आगे भी स्टर्नम से अटैच होते हैं और पीछे की साइड भी वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होते हैं। क्योंकि ये दोनों एंड पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे चिपकते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, बाइसिफेलिक कहा जाता है। इनके 2 हेड्स होते हैं, तो आगे से हड्डी घूमी स्टर्नम से और पीछे जाकर ऐसे हुक की फॉर्म में अटैच हो गई वर्टिब्रल कॉलम से, वहां पर अटैचमेंट प्रोवाइड कर देती है। ओके, सो ये जो 7 ट्रू पेयर ऑफ रिब्स है ये आपको इनिशियली देखने को मिलेंगे। इसके बाद के जो 3 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 8th 9th और 10th पेयर, इन्हें आप फॉल्स रिब्स कहते हो। फॉल्स रिब्स मतलब ये एग्जैक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होते आगे की साइड में, ये 7th रिब के ऊपर ही अटैच होते हैं। और उसके बाद जो सबसे एंड वाले होते हैं 11th और 12th, ये एकदम फ्री होते हैं, तो इन्हें आप फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हो। तो टोटल हड्डियां कितनी हुई, 24, 12 इस साइड में 12 इस साइड में। यहां पर और यहां पर इनिशियल 7 जो है वो ट्रू, 8th 9th 10th फॉल्स और 11th और 12th आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती। 24 तो ये हो गए, ये याद हो गए। स्टर्नम जो कि आगे एक फ्लैट बोन प्रेजेंट है जहां पर आपके रिब्स अटैच होते हैं। यहां पर छाती पे जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको खाली महसूस नहीं होगा, यहां पर एक हड्डी है। ये जो फ्लैट बोन है इसे आप स्टर्नम कहते हैं, ये आपको अलग से याद हो जाएगी बिकॉज इट इज सिंगल इन नंबर। इसके बाद अगर आप वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं, यानी अगर आप रीढ़ की हड्डी देखते हैं, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक क्या क्या है आपकी रीढ़ की हड्डी कॉलम्स में डिवाइडेड है, जिसको आप बोलते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस के लिए एक ट्रिक है कि कैट टुक 5 लिटिल स्पैरो एंड क्रो, यानी कैट जो है उसने 5 स्पैरो और क्रो को मार दिया है, यानी हमला कर दिया है। सो द कैट टुक 5 लिटिल स्पैरो एंड क्रो। कैट का मतलब है सी फॉर सर्वाइकल जिनका नंबर होता है 7, टुक टी फॉर थोरेसिक जिसका नंबर होता है 12, 5 लिटिल, तो यहां पर एल में मेरे को पर्सनली याद नहीं होता था तो मैंने 5 नंबर भी यहां पर मेंशन किया था। तो यहां पर 5 लिटिल का मतलब है लंबर आपके 5 होते हैं। देन आपका एस फॉर स्पैरो, एस फॉर सैक्रल, 5 बोन्स की फ्यूजन से एक सैक्रल बनता है, होता है एक ही है। और क्रो का मतलब एंड में कॉक्सिस, ओके, सी ओ यहां पर आ रहा है तो इट इज कॉक्सिस। कॉक्सिस भी आपका 4 बोन्स की फ्यूजन से बनता है लेकिन होता एक ही। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी बॉडी में काफी सारी बोन्स होती हैं, बाद में वो फ्यूज करके ऐसी सिंगल बोन्स बना लेती हैं वाया फ्यूजन। तो यहां पर कैट टुक 5 लिटिल स्पैरो एंड क्रो, यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस। नंबर क्या है इनका, 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1। टोटल करके देखो, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 12 26, टोटल 26 बोन्स यहां पर आई। तो टोटल 26 बोन्स यहां पर आ जाए। ओके, टोटल 26 बोन यहां पर है। स्कल की अगर आप बात करेंगे, खोपड़े की, तो यहां पर कुछ बोन्स तो ऐसी होंगी जो कि आपकी ब्रेन को कवर करेंगी, जो कि ऊपर का क्रेनियल पार्ट बना रही हैं, तो इनको आप क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, जो आपकी एक्चुअल खोपड़ी बनाएंगी। और कुछ आपके ऐसी बोन्स हैं जो फेशियल बोन्स हैं, जो कि आपके फेस पर अटैच्ड होंगी। तो क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स अलग अलग होती है। इनका टोटल नंबर कितना रहता है, 29 रहता है। ओके, यहां पर आपके ईयर जो है इसमें 6 बोन्स होते हैं। जो आपका ईयर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, देन मिडल ईयर, इनर ईयर। मिडल ईयर में आपकी 3 अलग अलग बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप बोलते हो मिस, यानी मैलियस, इनकस और स्टेपिस। और स्टेपिस आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, यह आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो यहां पर मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो है मेरे दोस्त, ये दोनों कानों में प्रेजेंट रहेंगी। तो टोटल 6 आपकी क्या हो गई, यहां पर 6 आपकी हो गई ईयर ऑसाइकल्स। इनको हम ईयर ऑसाइकल बोलते हैं। ऑसाइकल मतलब बहुत ही छोटी सी हड्डी। तो कान के अंदर बहुत ही नाजुक नाजुक छोटी हड्डियां होती हैं मिडल ईयर के अंदर, जिनको आप बोलते हो मिस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में।
मैलियस, इनकस और स्टेपिस, तो 6 तो आपके कान में हो गई आउट ऑफ 29। एक आपकी हायोइड जो अलग से प्रेजेंट रहती है, तो इस हायोइड को भी आप अलग से नोटिस कर सकते हो, 7 तो आपको हो गई। अब लड़ाई किस पे है? बची हुई 22 हड्डियों पे। इनके लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्रेनियम जो है यानी आपकी जो खोपड़ी है, इस पे 8 बोन्स हैं, जबकि आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर 14 बोन्स हैं। तो जो क्रेनियम है इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, पेस्ट ऑफ क्रेनियम, यू नो वेरी वेल, राइट। तो क्रेनियम के लिए ट्रिक है, तो क्रेनियम वर्ड हमने यहां पर ऐड कर दिया है। पेस्ट ऑफ इज द सिंपल ट्रिक, यानी सिर्फ 2 वर्ड्स है, PEST एंड O एंड F, दैट्स इट। इन 6 अल्फाबेट्स को अगर आपने याद कर लिया तो आपका टोटल जो है क्रेनियम का पार्ट डन हो जाएगा। पेस्ट ऑफ क्रेनियम। अब इसका मतलब क्या है? P का मतलब है पैराइटल, E का मतलब है इथमॉइड, S का मतलब है आपका स्फेनॉइड, T का मतलब है आपका टेम्पोरल, O का मतलब है आपका ऑक्सीपिटल एंड F का मतलब है फ्रंटल। तो ये सारी की सारी जो बोन्स है, 6 अलग अलग तरीके की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नीचे मैंने एक और चीज लिखी है, PT2। PT2 का मतलब है P और T जो है, यानी यहां पर पैराइटल और टेम्पोरल जो है ये 2-2 है नंबर में, बाकी सारी सिंगल हैं। तो पैराइटल और टेम्पोरल 2-2, तो 4 ये हो गई, फिर 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 बोन होनी चाहिए, 8 बोन हो गई। पैराइटल और टेम्पोरल को छोड़ के बाकी सारी सिंगल है, तो ये चारों सिंगल है, ESOF ये चारों सिंगल सिंगल है, और P और T 2-2 हैं, तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। क्रेनियम यानी खोपड़ी में टोटल 8 बोन्स होती, ये हमने डराइव यहां पे कर लिया। फेशियल जो बोन्स होती हैं, फेस की बोन्स, इनके लिए जो ट्रिक है कि एक MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी पार्टी में गए, उनको कोला बहुत पसंद थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोला मंगा ली एंड उनको वॉमिटिंग हो गई ज्यादा कोला कंज्यूम करने की वजह से। तो MP ने ज्यादा कोला मंगाई और इस वजह से वॉमिटिंग हो गई, यानी वॉमिट हो गई। तो ट्रिक क्या है? MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट। अब MP क्या है यहां पर? मैक्सिला, क्योंकि फेस का पार्ट है, मैक्सिला एंड मैंडिबल, तो मैक्सिला आ गया यहां पर। P का मतलब पैलेटाइन, N का मतलब नेजल बोन, Z का मतलब जाइगोमेटिक बोन, को का मतलब कॉन्काई, LA का मतलब लैक्रिमल, यहां पर आंख के नीचे, मंगाई MAN दैट इज मैंडिबल, एंड वॉमिट दैट इज VOM दैट इज वॉर्मर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, M और V के ऊपर मैंने गोला लगाया है कि MV1 ये दोनों सिंगल होती हैं, बाकी सारी डबल होती हैं। तो MP ने यानी 3 हो गई, ज्यादा दैट इज 4, कोला दैट इज 5, 6, तो ये 6 तो 2-2 है, तो 12 हो गई, एंड 13, 14 बोन्स होनी चाहिए, फेशियल 14 बोन्स। एज सिंपल एज दैट, पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटल ऑन योर टिप्स। एक और बार रिवाइज करवा देता हूं, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, बचा हुआ। अगर ये चीजें हमने ठीक से पढ़ ली तो आगे की चीजें एकदम झटपट निकल जाएंगी। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले आपने क्या देखा? स्कल देखा। यहां पर कान की बोन्स है 6, एक आपकी हायोइड प्रेजेंट है, 7 बोन्स हो गई। बची आपकी 29 में से 22 बोन्स, जिसमें से 14 आपकी फेशियल बोन्स हैं और 8 आपकी क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स की ट्रिक है पेस्ट ऑफ क्रेनियम। पेस्ट ऑफ का मतलब है पैराइटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल। इसमें से आपकी जो पीटी है यानी पैराइटल और टेम्पोरल ये 2-2 हैं और बची हुई सिंगल है, तो टोटल नंबर हो जाएगा आपका 8। एंड जो आपकी फेशियल है इसमें ट्रिक है, MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट, तो MP दैट इज मैक्सिला एंड पैलेटाइन, ने दैट इज नेजल, Z दैट इज जाइगोमेटिक, कोला दैट इज कॉन्काई एंड लैक्रिमल, मंगाई दैट इज MAN मैंडिबल, वॉमिट दैट इज VOM वॉर्मर। तो इसमें जो एंड की 2 हैं ये सिंगल सिंगल हैं, बची हुई सारी आपकी डबल है। तो टोटल नंबर क्या हो जाता है? आपका 29 हो जाता है। कैलकुलेट कर लेते हैं। ईयर की 6, हायोइड 1, 7, 7 और 22 कितने हो गए? 29। तो स्कल की 29 हो गई। वर्टिब्रल कॉलम की कितनी हुई थी? 26 हुई थी। 7, 12, 5, 1, 1, तो यहां पर 7 और 12 19, 19, 5, 24, 25 और 26, तो आपकी 29 और 26 यहां पर हो गई। तो स्टर्नम आप एक जोड़ लो, दैट इज 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 26 कितनी हो गई आपकी? 30 प्लस 26 56 हो गई। 56 प्लस 24, 56 प्लस 24 इज इक्वल टू 80, तो ये कैलकुलेशन आपकी एकदम सही निकल गई। एक्सियल स्केलेटल की 80 बोन्स हमें याद हो। अपेंडिकुलर स्केलेटल मतलब हाथ पैर की बोन्स यहां पर आ जाएंगी, 126 होती हैं। कैसे? आपके हाथ में 30 बोन्स होती हैं, दूसरे हाथ में भी 30, तो हो गई 60। एक पैर में 30 होती हैं, दूसरे पैर में भी 30, हो गई 60, और 60 और 60 120, बची हुई 6 बोन्स हैं, जिसमें एक ये है क्लेविकल, पीछे की साइड स्कैपुला, क्लेविकल स्कैपुला 4 हो गई, यानी कि 124, और नीचे की साइड आपके जो
पेल्विक रीजन है इसमें दो कॉक्सल्स हो गए, तो 124 और 2 126, सीधी सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या हुआ, पेक्टोरल गिर्डल जो है इसमें स्कैपुला और क्लेविकल है, तो एक साइड में स्कैपुला क्लेविकल, दूसरी साइड में स्कैपुला क्लेविकल, 4 बोन्स हो गई। पेल्विक गिर्डल में 2 कॉक्सल्स हैं, ये भी आपकी 3-3 बोन्स की फ्यूजन से बने हैं, यानी इलियम, इशियम और प्यूबिस नाम की 3 बोन्स हैं आपकी पेल्विक रीजन में, वो आपके यहां पर ज्वाइन होकर 2 कॉक्सल्स बनाती हैं। तो यहां पर 2 कॉक्सल्स और क्लेविकल स्कैपुला इनटू 2, 6 बोन्स हो गई। और अब हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60, तो 120 प्लस 6 कितनी हो गई, 126 हो गई, ये बात प्रूफ हो गई। हाथों में जो 60 है इनको आपने कैसे कैलकुलेट किया, ह्यूमरस यानी ये बड़ी वाली बोन, रेडियस एंड उल्ना, रेडियस पीछे की साइड, उल्ना, देन आपकी कार्पल यानी ये कलाई वाली बोन्स, देन मेटाकार्पल्स इससे आगे की, एंड फेलेंजेस आपकी उंगलियों की बोन्स। तो कार्पल्स होती है 8, मेटाकार्पल्स होती हैं 5 एंड फेलेंजेस होती हैं 14। 14 और 8 कितने होते हैं, 22, 22 और 5 27, और ह्यूमरस रेडियस उल्ना जिसको आप हाउ आर यू से याद कर सकते हो, टोटल ये कितने हो गए, 30 हो गए। दोनों हाथों की जब बात होगी तो 60 हो जाएंगे। बात क्या हुई, कार्पल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, तो आप फ्लावर को हाथ से उठाते हो तो याद रखना फ्लावर को पैरों में नहीं रोंधा जाता, या आप हाथ से उठाते हो तो हाथ में कार्पल आएगी। और टार्सल मतलब टी से स्टार्ट होने वाली टार्सल, टी से स्टार्ट होता है आपका टो, यानी वो पैर में आएगी टार्सल नाम की बोन। तो कार्पल और टार्सल में कभी कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर क्या हुआ, ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना हाथ की बोन्स, देन उसके बाद आपकी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। ओके, तो 1 2 3, फर्दर आप देखोगे कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फेलेंजेस सबसे ज्यादा 14। पैर में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी आपकी हड्डी है फीमर, घुटने से जस्ट ऊपर, देन आपके नी कैप है दैट इज पटेला, एंड इसके नीचे जो 2 बोन्स है टीबिया एंड फिबुला, और उसके बाद आपका यहां पर क्या है, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस की जगह टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजेस। लेकिन यहां पर 8 5 14 ना होकर नंबर क्या है, 7 5 14। क्यों, यहां पर टार्सल एक कम क्यों है, क्योंकि नी कैप एक्स्ट्रा आ चुकी है, ये नी कैप एक्स्ट्रा है पटेला, तो यहां पर टार्सल का नंबर एक कम हो गया। तो 8 5 14 ना होकर के ये 7 5 14 हो जाती। तो टोटल आपका नंबर क्या हो गया, 14 और 5 19, 19 और 7 आपका 26, देन पटेला आपका 27 एंड फीबिया टिबुला फीमर 30। तो दोनों पैरों की बात करेंगे तो 60 हो जाएंगे। तो 60 आपकी हाथ के अंदर, 60 पैरों के अंदर, एंड स्कैपुला क्लेविकल दोनों साइड में 4 और एक एक एक्सल दोनों साइड में 2, टोटल बोन्स आपकी 126 हो जाती है। ये आपका टोटल ह्यूमन स्केलेटन है। अब इनकी पोजीशन भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंट कहां कहां पर होते हैं और इनका काम क्या क्या है, राइट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन द बेटर वे, एक अच्छे तरीके से हम इन चीजों को समझ पाए। एक्सियल स्केलेटल की बात हो रही है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्कल से, जो कि एक्सियल स्केलेटल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, जो आपको सबसे पहले जो है दिखाई देता है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपकी कितनी बोन्स होंगी, 29 बोन्स होंगी टोटल स्कल के अंदर, कान वान हायोइड सब मिला करके। तो इसमें से जो क्रेनियल बोन्स हैं ये कितनी है, 8। क्रेनियल बोन्स की जो ट्रिक थी वो थी पेस्ट ऑफ क्रेनियम। तो सबसे पहले है आपका पैराइटल, ओके, पी, फिर है आपकी इथमॉइड दैट इज ई, स्फेनॉइड एस, टी दैट इज टेम्पोरल, ओ दैट इज ऑक्सीपिटल एंड एफ दैट इज फ्रंटल। तो यहां पर आपकी ट्रिक हो जाएगी पेस्ट ऑफ क्रेनियम। इसमें से जो पी टी है ये दो दो है, तो पी जो है पैराइटल ये आपका 2 है, और टी जो है टेम्पोरल ये आपका 2 है, बची हुई सारी एक एक है। तो 1 2 3 4 और ये 2 2 हो गई, 4 और 4 8 बोन्स होती हैं, ये बात हमारी डन हो जाती है। फेशियल बोन्स की अगर आप बात करें तो ये 14 है। यहां पर आप देखिए एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट, ओके, एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट, डन। तो एमपी, एम फॉर योर मैक्सिला, पी दैट इज योर पैलेटाइन, यहां पर है, ने दैट इज योर नेजल, ज्यादा दैट इज योर जाइगोमेटिक, को दैट इज कॉन्काई जिनको आप इंफीरियर नेजल्स भी बोलते हो, ओके, तो यहां पर कॉन्काई भी लिख सकते हो आप, ला दैट इज लैक्रिमल, मंगाई दैट इज मैंडिबल, एंड वोमिट दैट इज वोमर। तो ये एंड में जो आपने देखा था एमवी, सिर्फ ये आपके एक एक थे, बचे हुए सारे 2 थे। तो सारी बोन्स देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो 2 2 है,
तो कितनी हो गई 12, और एंड वाली एक एक है, कितनी हो गई 12 + 2 14। ये बात भी आपकी करेक्ट है, फेशियल बोन्स भी आपकी 14 निकल गई। हायोइड बोन आपकी एक है, यू शेप की बोन है, जो कि आपकी फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट रहती है, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे। ये आपको हायोइड अलग से देखने को मिले, ये आपकी अलग है। एंड ईयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर अगर आप देखें तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हमने मिस नाम की ट्रिक से याद किया था। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, जो कि कान में प्रेजेंट होती है। टोटल कितनी हो गई 29। 8 और 14 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, यानी 29 बोन्स हो गई। जो आपकी ब्रेन के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट है, इसे आपने फ्रंटल बोल दिया। यहां पर जो प्रेजेंट है साइड में, इसे आपने पैराइटल बोल दिया। कान के ऊपर जो प्रेजेंट है, इसे आपने क्या बोल दिया, टेम्पोरल बोन बोल दिया। पीछे की साइड जो प्रेजेंट है, इसे आपने ऑक्सीपिटल बोल दिया। ओके, यहां पर सेंटर में आंखों के पीछे की साइड जो प्रेजेंट है, दैट इज फेनॉइड। उसके आगे एक बोन प्रेजेंट होती है, दैट इज जाइगोमेटिक। नेजल मतलब आपके नाक के पास, नेजल कंजेशन आप बोलते हो ना, नाक बंद हो जाता है तो नेजल बोन आपके नाक में प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल बोन, जो आपके आंखों में एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है यहां पर। ओके, उसके पीछे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपकी टीयर्स को जो है बाहर निकालने का काम करते हैं, टीयर्स बनाते हैं बेसिकली वो। तो लैक्रिमल इज अ थिंग दैट इज रिलेटेड टू टीयर्स एंड आईज। तो बिल्कुल आपकी आंखों के नीचे की साइड ये प्रेजेंट होती है, और उसके जस्ट पीछे इनर साइड में प्रेजेंट होगी इथमॉइड, राइट। मैक्सिला एंड मैंडिबल, ये आपके अपर जो लोअर जो की बात हो रही है, तो मैक्सिला और नीचे की साइड आपका मैंडिबल प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्कल है, जिसके बारे में अभी बात चल रही है। 29 बोन्स इसके अंदर होती है। ट्रिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रिक टू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट बोन्स इन योर एक्सियल स्केलेटन। यहां पर देखो, सबसे मस्त बात जो थी लास्ट इसके अंदर, यहां पर आपको एक टर्म मिलती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है, आपकी मुंडी अब किस पे जाकर अटैच होगी मेरे भाई, आपकी मुंडी अब वर्टिब्रल कॉलम पे जाके अटैच होगी ना। आपकी मुंडी किस चीज पे टिकी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम पे टिकी हुई है। यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो यहां गर्दन तक पहुंच रही है, उसके ऊपर आपकी मुंडी फिट करी गई है, राइट। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली हड्डी है आपकी एटलस, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली हड्डी है, वो एक हुक का काम करती है या एक स्क्रू का काम करती है। आप क्या करते हो, उसके ऊपर अपनी मुंडी लगा करके टाइट कर देते हो, जिससे कि आपकी मुंडी फिक्स हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की यहां पर जरूरत पड़ती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ जाकर के अटैच होंगी। इन दोनों की कोई अटैचमेंट की ग्रूव्स भी तो होनी चाहिए, जो एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगी। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्कल है, ये हमारी पहली वर्टिब्रा के साथ, यानी फर्स्ट सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है, जिसको आप C1 बोलते हो, ये एटलस होगी। क्योंकि देखो, सबसे पहले सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रल है, फिर कॉक्सिस है। तो ये आपके क्या है, 7 है, ये आपके 12 है, ये आपके 5 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। तो इन 7 सर्वाइकल में से सबसे फर्स्ट जो सर्वाइकल होगा C1, इसका नाम क्या है, एटलस। तो ये जो एटलस है, इसी के ऊपर तो आपकी मुंडी जुड़ेगी ना। तो यहां पर जो सबसे ऊपर आएगा, ये क्या है, एटलस है। इसके नीचे जो C2 प्रेजेंट रहता है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप एक्सिस बोलते हो। तो यहां पर ये जो एटलस है, इसके साथ अगर अटैच होना है आपकी स्कल को, तो इसे कॉन्डाइल्स की जरूरत है, कुछ अटैचमेंट हुक्स की जरूरत है, जो यहां पर एटलस से आकर बाइंड हो जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो अटैच हो जाते हैं एक्सिस के साथ, सॉरी एटलस के साथ। तो इसीलिए हमारे स्कल को क्या बोला जाता है, डाइकोंडाइलिक स्कल। डाइकोंडाइलिक, डाई का मतलब है 2, और कॉन्डाइल का मतलब है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। तो 2 आपके हुक प्रेजेंट हैं, तो 2 हुक प्रेजेंट हैं, तो इसे डाइकोंडाइलिक स्कल बोला गया। अगर आपका मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता कि हाँ भाई, एक आपकी ऐसे हड्डी है, अब सुनो, 2 हड्डी है यार, इसके ऊपर अगर स्कल अटैच है, तो एक हड्डी के ऊपर तो स्कल आराम से घूम सकता था 360 डिग्री। 2 है तो मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसीलिए आप अपनी मुंडी को सिर्फ यहां तक घुमा सकते हैं और यहां तक। तो आप सिर्फ 180 डिग्री घुमा सकते हैं, 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, आप पीछे नहीं देख सकते चिट्टी रोबो की तरह। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती, तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है मोशन में, तो आप पूरी की पूरी मुंडी को अच्छे तरीके से घुमा सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपकी मोशन जो है, इसमें रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। तो आप अपनी मुंडी को पूरा क्यों नहीं घुमा सकते, क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। तो इस प्रकार से हल्की हल्की मोशन शो करेंगे। एक के ऊपर मुंडी लगी हुई है, तो अल्टीमेटली वो तो पूरी रोटेट कर सकती है, राइट। ये बात आपको यहां पर समझनी थी। तो डाइकोंडाइलिक स्कल हमारे अंदर
प्रेजेंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्टिब्रल कॉलम। यहां पर आपको बता दिया है कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस। ओके, जो है यहां पर सर्वाइकल हो जाएंगी 7। लगभग ज्यादातर मैमल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर ये 7 ही होती है। थोरेसिक है आपकी 12, लंबर है 5, और सैक्रल जो है 5 बोन्स की फ्यूजन से मिलकर बनी हुई है। 5 बोन्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म्ड द सैक्रल। एंड नीचे जो आपका कॉक्सिस है, ये 4 बोन्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म द कॉक्सिस। लेकिन हाँ, अब ये फ्यूज्ड है तो इनको एक ही काउंट किया जाता है। तो 7 और 12 19, 5 24, 25 26, टोटल आपकी 26 बोन्स होती हैं जो डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं, यानी पीछे की साइड में आपकी रीढ़ बनाती है। ओके, तो ये जो सर्वाइकल है कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 सर्वाइकल हो गई यहां तक की। फिर आपकी थोरेसिक है, तो थोरेसिक का नंबर कितना हो गया, थोरेसिक का नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। बीच में आपका थोड़ा सा गैप दिखाया गया है, तो यहां पर क्या हो गया, आपके थोरेसिक वर्टिब्रा हो गए कितनी, 12। लंबर जो है आपके 5 है, यहां से अगर आप गिनना स्टार्ट कर दें, लंबर जहां से स्टार्ट है 1 2 3 4 5। नीचे जो है आपका सैक्रल है, सैक्रल पार्ट, एंड सबसे नीचे आपका कॉक्सिस पार्ट है। ओके, सो व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली द वर्टिब्रल कॉलम। यहां पर आपका पूरा का पूरा कॉलम अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। ओके, तो यहां पर 7 12 5 1 1, टोटल आपकी 26 बोन्स डॉर्सली, यानी पीछे की साइड में। यहां पर देखो ये डॉर्सल सरफेस है यहां पर, क्योंकि बैक साइड है ना, आपकी कमर है, पेट नहीं है, तो यहां पर क्या है, आपकी बैक साइड में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब डॉर्सल एज पे ये प्रेजेंट रहती है। इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटर मतलब बीच में, इन बिटवीन। वर्टिब्रल डिस्क यानी इन वर्टिब्रास के बीच में डिस्क लगी रहती है, जो कि इनको कनेक्ट करने का काम करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब वर्टिब्रास के बीच में कनेक्टेड डिस्क, जो कि इनको जोड़ने का काम करती है। ओके, जिससे अलग अलग ना हो जाए। और थोरेसिक रीजन में आपने देखा कि ये जो थोरेसिक रीजन है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, इसी में आपके मेजर रिब्स भी प्रेजेंट है। तो रिब्स आपके ज्यादातर थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्टेड रहते हैं, ये बात भी यहीं से प्रूफ हो गई। ओके, तो आपकी वेंट्रल साइड में जो है रिब्स प्रेजेंट है, और डोर्सल साइड में आपके क्या है, आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अब यहां पर देखो, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक बनाता है, यानी आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट है, हेड और लेग्स के बीच का, इसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ये कौन करता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम करता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी है, जिसमें जो आपका फर्स्ट सर्वाइकल है, इसे क्या कहा जाता है, एटलस, और सेकेंड सर्वाइकल जो है C2, इसे क्या कहा जाता है, एक्सिस। सर्वाइकल वर्टिब्रा है आपकी 7, थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये है आपके 12, एंड अल्टीमेटली 511 आपको देखने को मिलता है बचा हुआ पार्ट, 511। ये आपकी 26 जो है वर्टिब्रा हो चुकी। इनके बीच में जो है आपका अटैचमेंट साइट होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, नाउ vertebra has a central hollow portion that is called as neural canal through which spinal cord passes। अब हमारी ब्रेन को कवर कौन करता है, हमारी ब्रेन को कवर करता है क्रेनियम। तो क्रेनियम तो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन हमारे दिमाग के साथ अटैच होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसको आप कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड यहां से पास होता है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो यहां पर आप देखेंगे, लेट्स से दिस इज योर ब्रेन, तो इस ब्रेन के साथ कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, और ये नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इस ब्रेन को किसने कवर कर लिया, इस ब्रेन को कवर करने का जो काम है वो किसका है, क्रेनियम का है, जिसको आप ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो क्रेनियम जो है, जो आपकी खोपड़ी है, वो आपके ब्रेन की सुरक्षा करती है। और यहां पर आपकी खोपड़ी से अटैच नीचे की साइड जो पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है मेरे दोस्त, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके सेंटर में से आपका कुछ स्पेस रहता है, जिसको आप न्यूरल कनाल बोलते हो, क्योंकि ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, यानी आपके नर्वस सिस्टम के एक छोटे से पार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
नंबर जो है आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा का ये 7 है इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स, ये हमने लास्ट स्लाइड के अंदर लिख भी लिया था। ज्यादातर मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में ये आपका 7 ही नंबर देखने को मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये बात हमने देख ली। इट सपोर्ट्स द हेड, क्योंकि हेड आपका इसी के ऊपर कनेक्टेड है। हेड की जो कॉन्डाइल्स है, आपके स्कल की जो कॉन्डाइल्स है वो यहां पर फिक्स हो रखी हैं। ये वो पोजीशन है जहां पर कॉन्डाइल्स जो है फिक्स होंगी, अटैच होंगी, और इसके ऊपर ही आपका हेड पोर्शन जो है या स्कल पोर्शन जो है वो आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आपका स्कल पार्ट जो है इसके ऊपर अटैच्ड रहता है। इट सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। यहां पर आपने देखा था कि थोरेसिक वर्टिब्रा जो थी यहां से आपकी रिब्स की अटैचमेंट भी स्टार्ट हो गई थी, तो यही आपके रिब्स को भी पीछे की साइड अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा था। एंड मस्क्यूलेचर ऑफ द बैक, और बैक की जो भी मसल्स हैं वो भी यहीं पर अटैच होती है। उनका जो फ्रेमवर्क तैयार करेगा वो कौन करेगा? वर्टिब्रल कॉलम। तो 26 बोन्स आपको यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा स्टर्नम, जिसको आप ब्रेस्ट बोन बोलते हो, ये आपकी यहां पर प्रेजेंट रहती है छाती वाले रीजन में, एकदम बीच में। तो एक आपकी फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। ये जो आपका थोरेसिक रीजन है यहां पर वेंट्रल यानी सामने की साइड, डोर्सल यानी बैक साइड थी, वेंट्रल यानी सामने की साइड आपकी मिड रीजन में प्रेजेंट है। इसे आप क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। इट इज अ फ्लैट बोन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि एकदम फ्लैट है। तो ये जो अपर पार्ट है एकदम फ्लैट, इसको आप मैनुब्रियम बोलते हो। जो नीचे का पार्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इसको आप बॉडी बोलते हो। एंड यहां पर हल्की फुल्की इस प्रकार से नॉचेस देखने को मिलते हैं। इट इज नॉट अ रेगुलर बोन, तो इसमें नॉचेस देखने को मिलते हैं। और सबसे नीचे जहां पर ये खत्म हो रही है यहां पर एक जाइफॉइड प्रोसेस नाम का एक आउटग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो ये आपकी फ्लैट बोन है स्टर्नम, जहां पर ये रिजेस क्यों बनी हुई है, ये नॉचेस क्यों बने हुए हैं? क्योंकि यहां पर आपके अलग अलग रिब्स जो है ये अटैच होंगे यहां पर, क्योंकि आगे की साइड आपके रिब्स भी तो अटैच है ना, जो कि आप फील भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नॉचेस की जरूरत है। दोनों साइड में आपके जो है रिब्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो स्टर्नम जो है एक फ्लैट बोन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिब्स हैं आपके। रिब्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि ये 12 पेयर्स है और 3 प्रकार के रिब्स आपको देखने को मिले। सबसे पहले जो 7 है इन्हें ट्रू रिब्स बोला गया, क्योंकि ये जो 7 है ये यहां पर अटैच है इस स्टर्नम के साथ। यहां पर देखो ये वाला जो आपका रीजन है जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ये आपका स्टर्नम है। मैं बकायदा इसके अंदर लिख भी देता हूं दैट दिस इज योर स्टर्नम, जिससे कंफ्यूजन ना हो। स्टर्नम के ऊपर आपके रिब्स अटैच है इस प्रकार से। ये जो आपका फर्स्ट रिब है अटैच है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये जो स्टार्टिंग के साथ है ये आपके एग्जैक्टली यहां पर अटैच होते हैं। जो एट्थ, नाइन्थ और टेंथ हैं ये आपके कहां अटैच होते हैं? जो एट्थ, नाइन्थ और टेंथ हैं वो यहां पर अटैच होते हैं इस सेवेंथ रिब के ऊपर। ओके, इसी रिब के ऊपर जो है आपके यहां पर ओवरलैप हो जाते हैं। ये एक्चुअल में स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, लेकिन स्टर्नम से कनेक्ट जो लास्ट रिब है ये उसके ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं ओवरलैप्ड फॉर्मेट में। और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं 11th और 12th, जो कि यहां पर फ्रंटल एंड पर बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते, ये सिर्फ बैक एंड पर कनेक्ट होते हैं इस प्रकार से। राइट, ये आगे की साइड जो है कनेक्टेड होते ही नहीं है किसी भी चीज से। ये आपके फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, जो आपके सिर्फ नीचे की साइड आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो सिर्फ पीछे की साइड कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे ना ये स्टर्नम से कनेक्टेड है ना ये किसी और रिब के ऊपर आकर कनेक्टेड है। ये सिर्फ पीछे से आपके निकले हुए हैं स्पाइक्स की तरह। तो जो इनिशियल साथ है इन्हें ट्रू रिब्स बोला क्योंकि ये स्टर्नम पे अटैच है। जो एंड के है 8, 9, 10 इन्हें फॉल्स रिब्स बोला बिकॉज ये 7th वाले के ऊपर अटैच है। ये 7th वाले के ऊपर अटैच होगा स्टर्नम से कनेक्ट ना होकर के। और जो एंड के दो हैं ये आपके फ्लोटिंग रिब्स हो गए, क्योंकि ये आपके फ्लोट कर रहे हैं। ये एक साइड अटैच है दूसरी साइड नहीं, तो ये तैरते हुए दिखते हैं हमें, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग बोला। इसे पीछे की साइड अटैच है आगे की साइड नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको अच्छे तरीके से कार्टिलेज भी दिखाई हुई है जिससे ये कनेक्ट होते हैं। तो ईच रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस ऑन इट्स डोर्सल एंड, इसीलिए इसे बाइसिफेलिक बोला। मैंने आपको बता दिया था कि आगे की साइड ये स्टर्नम पर अटैच है, क्योंकि स्टर्नम पर क्या है? रिजेस प्रेजेंट है। इस प्रकार की स्टर्नम है, हमने देखा था यहां पर रिज प्रेजेंट थे, यहां पर कुछ ऐसे इरेगुलर प्रोसेसेस प्रेजेंट थे। तो ये जो रिजेस है इनके ऊपर कौन अटैच है? ये जो रिजेस है इनके ऊपर अटैच है आपका रिब। ओके, लेकिन पीछे की साइड क्या है? पीछे की साइड यहां से भी रिब निकला, इस साइड से भी, इस साइड से भी निकला, पीछे जाकर के इसे ऐसे हुक की फॉर्म में कनेक्ट होना है वर्टिब्रल कॉलम पे। पीछे की साइड दोनों जगह से आएगा ना।
अगर समझ लीजिए ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहां से भी इस डायरेक्शन से भी चेस्ट के घूमकर आएगा आपका रिब, और इस डायरेक्शन से भी। तो इसको दो हेड चाहिए रहते हैं, ये एक हेड है, ये दूसरा हेड है। इन दोनों को मिला करके क्या बोल दिया गया? बायसिफेलिक बोल दिया गया, बायसिफेलिक। ओके, यानी जो रिब है ये पीछे जाएगा, तो एक तो इस साइड से जाएगा, एक इस साइड से जाएगा, तो बायसिफेलिक ये हो जाते हैं। ओके, ट्रू रिब जो है ये आपके थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होते हैं डॉर्सली, और वेंट्रली ये अटैच होते हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि ग्लास लाइक कार्टिलेज। ग्लास लाइक कार्टिलेज होती है, कांच जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की दिखाई दी है दैट इज कांच लाइक हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पर यही आपका कनेक्ट करती है आगे की तरफ किसको? रिब्स को। तो इनिशियल जो 7 हैं ट्रू रिब्स, ये आपके यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज की मदद से आगे कनेक्ट होंगे स्टर्नम पे, और पीछे तो आपके वर्टिब्रल कॉलम पे कनेक्टेड हैं। जो फॉल्स रिब है यहां पर दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये डायरेक्टली स्टर्नम पे कनेक्ट नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपका जो 7th रिब था इसी पे अटैच हो जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। ओके, यानी यहां पर देखो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये सीधा ये जो आपका फाइनल था विच वॉज एग्जैक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, इसके बाद ये वाले सीधा इस 7th रिब से कनेक्ट हो गए, स्टर्नम से कनेक्ट ना होकर के। तो ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों फॉल्स रिब्स हैं, ये स्टर्नम से कनेक्ट ना होकर के 7th रिब से कनेक्ट हो गए, राइट? ये 7th रिब से कनेक्ट हो गए, तो दे आर नॉट द ट्रू रिब्स, क्योंकि एक्चुअल में स्टर्नम से कनेक्ट है ही नहीं। पीछे की साइड तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होंगे, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। आगे की साइड ये 7th रिब के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। फ्लोटिंग रिब्स ये आपके वेंट्रली कनेक्ट ही नहीं होते, ये सिर्फ पीछे की साइड, देखो ये आपको दो अलग से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पीछे की साइड से कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, आगे की साइड ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। इन्हें आपने क्या बोला है? फ्लोटिंग रिब बोल दिया, राइट? इसीलिए आपके यहां पर जो है 12 पेयर ऑफ रिब प्रेजेंट है, 7 पेयर ट्रू, 3 पेयर फॉल्स, और 2 पेयर एंड के फ्लोटिंग रिब्स। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी हाथ पैर की बोन्स। हाथ पैर की बोन्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फोरलिम के हम देखते हैं, यानी हाथ की, तो 30 इंटू 2 यानी 60 बोन्स होंगे। कैसे? सबसे पहले हाउ आर यू, यानी HRU। हाउ आर यू यानी ह्यूमरस, सबसे पहले ये जो लंबी वाली बोन है ये आपकी ह्यूमरस है। देन आपकी रेडियस, यानी अंगूठे की साइड जो बोन प्रेजेंट है दैट इज रेडियस, और अंगूठे से अपोजिट डायरेक्शन में जो अंगूठे की साइड प्रेजेंट है रेडियस, और पीछे की साइड जो प्रेजेंट है ये आपकी उल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना हो गई, ये आपकी 3 बोन्स हो गई हैं। ओके, कार्पल्स यानी जो रिस्ट बोन्स हैं, जो कलाई की बोन्स हैं, ये आपकी कितनी हो गई हैं? आपकी हो गई है 8। मेटाकार्पल्स यानी ये जो लोअर जो आपकी रिस्ट से कनेक्टेड इनिशियल पाम बोन्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हो गई आपकी 5 हथेली की बोन्स, एंड फेलेंजेस आपकी उंगली की बोन हो गई है 14। तो 8 5 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 3 कितनी हो गई है आपकी? 30। तो टोटल आपको 30 बोन देखने को मिली एक हाथ के अंदर, तो दोनों हाथों के अंदर 60 बोन्स हो गई। ये आपकी 4 लिम्स की बोन्स है। ओके, एंड यहां पर क्लेविकल, सी फॉर क्लेविकल, सी फॉर योर कॉलर बोन, तो ये जो आपको दिखाई देती है ये आपकी कॉलर बोन हो गई। और पीछे की साइड ये जो ट्रायंगुलर बोन दिखाई दे रही है ये वाली, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी स्कैपुला हो जाएगी। यहां पर ये स्कैपुला और क्लेविकल जब इंटरेक्ट करते हैं तो यहां पर एक कैविटी बनती है अलग से ना, ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके अंदर आपका ह्यूमरस फंसा हुआ होता है, क्योंकि इस हड्डी को भी तो अटकना है ना, हाथ वाली हड्डी को कहीं पे, तो वो आपकी कैविटी ढूंढता है। तो जब आपके ये यू नो स्केलेटल सिस्टम में कुछ गैप्स रह जाते हैं, वहीं पर आके हड्डी आपकी लगती है। तो अलग अलग प्रोसेसेस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिनके अंदर हड्डियां ज्वाइन होती हैं पर्टिकुलरली। तो पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल का काम यही है कि एक्सियल स्केलेटल को अपेंडिकुलर स्केलेटल से जोड़ते हैं, राइट? तो यहां पर मेटाकार्पल्स पाम बोन्स हो गई 5, और फेलेंजेस यानी डिजिट्स हो गई, उंगलियां हो गई आपकी 14, यानी उंगलियों की बोन्स। तो टोटल आपकी 30 हो गई। यहीं पर अगर आप बात करते हैं बोन ऑफ हाइंड लिम्स यानी पैर की, तो ये भी आपकी 60 होंगी, 30 इंटू 2। यहां पर लेकिन आपकी जो टार्सल्स हैं ये 8 ना होकर के 7 है। जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस 8 5 और 14 थे, लेकिन यहां पर 7 5 और 14 है। क्यों? क्योंकि आपकी नी कैप आपकी यहां पर एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो यहां से एक माइनस करना पड़ेगा 30 बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी जो बोन है आपकी बॉडी की, लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोन, ये आपकी है फीमर। तो फीमर जो है आपकी यहां पर अटैच हो जाएगी। यहां पर फिर आपका पटेला प्रेजेंट है, दैट इज द नी कैप।
इसके नीचे आपका टीबिया और फिबुला प्रेजेंट है। टीबिया आपके थंब की साइड और फिबुला इसके जस्ट अपोजिट। फिर आपके वही टार्सल्स यानी कि आपके टो रीजन में, टी फॉर टार्सल। फिर आपके मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस यानी डिजिट्स वाली जो बोन्स हैं ये। तो टार्सल यहां पर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7 एंकल बोन्स। मेटाटार्सल हो जाएंगे आपके 5 और फेलेंजेस हो जाएंगे 14। ये कॉमन है। एक आपका हो जाएगा टेला यानी पटेला, एक आपका टीबिया, एक आपका फिबुला, एक आपकी फीमर। तो ये हो जाएंगे 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30, एकदम बिल्कुल बराबर आपने देख लिया। यहां पर आपकी कॉक्सल बोन प्रेजेंट है। कॉक्सल बोन किससे बनी हुई है मिलकर के? 3 बोन्स की फ्यूजन से, दैट इज इलियम सबसे ऊपर वाली, इलियम, इशियम ये सबसे नीचे वाली, और बीच वाली जो है प्यूबिक रीजन में, दैट इज प्यूबिस ये वाली। तो इस इलियम, इशियम और प्यूबिस को मिला करके आप क्या बोलते हो? कॉक्सल बोन बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज द पेल्विक गिर्डल। ये आपका पेल्विक गिर्डल बनाती है। ओके, तो आपके पैर को मेन आपके एक्सियल स्केलेटल से अटैच करने का काम कौन करती है? पेल्विक गिर्डल। तो टोटल 30 बोन्स आपके यहां पर भी हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल को, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में यहां पर एक क्लेविकल है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलर बोन, जिसको लड़कियों में ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्योंकि लड़के तो कतई सुंदर नहीं लगते इस बोन के साथ। अब पापा की टी शर्ट पहन ले तो उनको थोड़ा ना उनका गला बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे उनकी ब्यूटी बोन दिखती है, लेकिन हम लगते हैं गरीब, तो इसीलिए हमारे अंदर ये शायद ब्यूटी बोन ना कहला पाए। लेकिन हाँ, गर्ल्स यूज टू कॉल इट ब्यूटी बोन। तो अपना अपना स्वैग है भाई, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग बस इस बारे में बहस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, और शायद हम जीत भी जाएं अगर कोई बहुत अच्छे से इस केस को समझे तो। ऑल राइट, यहां पर जो है फिर आपका स्कैपुला है, विच इज कॉल्ड एज शोल्डर ब्लेड। पीछे की साइड आपका ट्रायंगुलर जो है स्कैपुला देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बोन, बहुत फैली हुई बोन है, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है इसका। तो यहाँ पर ये जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज स्कैपुला। और ये क्लेविकल और स्कैपुला दोनों साइड में होंगे, जाहिर सी बात है। 2 हाथ है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमरस अटैच है ना, तो यहाँ पर क्या है? 2 हाथ है। तो इस साइड भी आपका एक क्लेविकल एक स्कैपुला, इस साइड भी आपका एक क्लेविकल स्कैपुला। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 120 बोन्स आपने हाथ पैर की देखी, 4 ये हो गई तो 124 हो गई। यहाँ पर कॉलर बोन 2 हो जाएंगी और शोल्डर ब्लेड आपकी 2 हो जाएंगी। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके, यहां पर आपका क्योंकि हाथ आपका पूरा घूम सकता है, तो दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप जब बॉलिंग करते हैं तो अपने हाथ को एकदम घुमा देते हैं ना अच्छे से, एक ग्रेट एंगल पे, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, सो जैसे आपकी एक बियरिंग लगी रहती है, बॉल बियरिंग, उसके ऊपर आप किसी प्रोजेक्शन को पूरा घुमा सकते हैं उस बॉल के अराउंड। सिमिलरली यहां पर आपका हाथ भी कंप्लीटली घूम सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर पेक्टोरल गिर्डल। इसके बारे में कुछ एसेंशियल बातें हैं, ये जान लेते हैं। स्कैपुला जो है ये एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कि डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट रहती है ऑफ द थोरेक्स बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। यानी ये जो सेकेंड रिब वाला रीजन है और सेवेंथ रिब तक, यहां पर पीछे की साइड इसी लेंथ में आपका क्या प्रेजेंट रहेगी? स्कैपुला प्रेजेंट रहेगी। तो सेकेंड टू सेवेंथ रिब के बीच में इसका लगभग एक आइडिया बता दिया गया है कि कितनी इसकी लेंथ है। तो 5 रिब इसकी, जितनी इसकी लेंथ है, 5-6 रिब जितनी। स्कैपुला जो है इट इज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन। यानी ये जो स्कैपुला है इसमें एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ओके, जिसका एक प्रोजेक्टेड पार्ट है जिसको आप एक्रोमियन बोलते हो। ओके, सो ये आपका स्पाइन लाइक एलिवेटेड पार्ट रहता है इन स्कैपुला, और ये एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। क्लेविकल इस एक्रोमियन प्रोसेस पे आकर कनेक्ट होता है। यानी ये जो क्लेविकल है ये एग्जैक्टली यहीं पर जुड़ेगा। तो ये कहां जुड़ेगा? आपका यहां पर इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। ओके, सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज फॉर्म्ड बाय द एलिवेशन और द स्पाइक फॉर्मेशन ऑफ स्कैपुला इज कॉल्ड एज एक्रोमियन। बिलो एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन जिसको आप ग्लिनॉइड कैविटी कहते हो। यानी ये जो एक्रोमियन प्रोसेस यहां पर बना है, ओके, इसके नीचे जो है आपको एक कैविटी दिखाई देती है जिसको आप क्या कहते हो? ग्लिनॉइड कैविटी कहते हो। और ये क्या करती है? ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये आपके ह्यूमरस के हेड के साथ जुड़ जाती है। यानी ये कैविटी जो है एक जगह प्रोवाइड कर रही है जहां पर ये हेड आकर के यानी ह्यूमरस आकर के फंसेगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना लेगा। तो यहाँ पर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी जो शोल्डर जॉइंट है वो बन जाएगा यहाँ पर ह्यूमरस की अटैचमेंट जब होगी ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। तो जो स्कैपुला है इस पर एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जहां पर एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट होता है,
जिसके ऊपर आपकी कौन लगेगी, क्लेविकल लगेगी। एंड यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी नाम की कैविटी होती है एक्रोमियन के जस्ट नीचे, जहां पर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, यानी यहां पर आपका हाथ आकर के फ्यूज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गिर्डल। अब पेल्विक गिर्डल की बात कर लेते हैं, यानी पेल्विक रीजन में, नीचे वाले रीजन में। तो यहां पर दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको आप दो कॉक्सल बोलते हो, लेकिन एक जो कॉक्सल है ये आपका तीन बोन्स की फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है, जिनको आप इलियम, इशियम और प्यूबिस बोलते हैं। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस बोलते हैं। तो यहां पर जो आपका फ्लैटेंड पार्ट है इसको आप इलियम बोलते हैं, ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये आपका इशियम है, ओके। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ वाला पार्ट है इसको आप पर्टिकुलरली प्यूबिस बोलते हैं। तो इलियम, इशियम और प्यूबिस मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉक्सल्स बनाते हैं। इस साइड वाला आपका एक कॉक्सल हो जाएगा, इस साइड वाला आपका एक कंप्लीट कॉक्सल हो जाएगा, ओके। और जब ये तीनों हड्डियां जुड़ जाती हैं तो यहां पर जो है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपको देखने को मिल जाता है इनके सेंट्रल पार्ट में, जिसको आप प्यूबिक सिम्फाइसिस भी बोल सकते हैं। तो टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गिर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है। यानी जब ये दोनों हाफ मिल जाएंगे पेल्विक गिर्डल के आपके सामने की तरफ, यानी वेंट्रल पोजीशन की तरफ, तो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट यहां पर बन जाता है, जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। यानी यहां पर मूवमेंट होना आपका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फाइबर्स इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं होने देते। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस इज अ कैविटी, जिसे आप एसिटाबुलम बोलते हो, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। यहां पर जब आपका जो इलियम है, जो आपका इशियम है एंड जो आपका प्यूबिस है, जब ये फ्यूज करेंगे तो यहां पर एक कैविटी बनेगी, ये वाली, और इस कैविटी के अंदर जो आपकी थाई बोन है ये आकर के जुड़ जाती है, राइट। तो इस कैविटी को आप लोग क्या बोलते हो, एसिटाबुलम बोलते हो, जहां पर आपकी थाई बोन आकर के, यानी फीमर बोन जो है आकर के जुड़ जाएगी, विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। तो ये आपका क्या हो गया, पेल्विक गिर्डल हो गया। तो अभी तक हमने 206 की 206 बोन्स के बारे में बेहतर तरीके से बात कर ली। एक एक बोन का आपको नाम याद हो जाना चाहिए, एज वेल एज उनकी पोजीशन याद हो जानी चाहिए। इनके बारे में एकदम बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल्ड, बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन यहां पर नहीं आते। जॉइंट जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जॉइंट मतलब अब आपकी बोन्स को आपस में भी कनेक्ट करना है हमें, जिससे कि मूवमेंट हो जाए, और बोन्स जो है इनको कार्टिलेज से भी कनेक्ट करना है, क्योंकि ये स्केलेटल जॉइंट्स हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में आपकी बोन्स भी थी एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस वर आल्सो देयर। तो बोन और बोन को कनेक्ट करना या बोन और कार्टिलेज को कनेक्ट करना काम किसका है, जॉइंट का। जैसे यहां पर आपने देखा था कि शोल्डर जॉइंट बन रहा था, विच इज अ काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहां पर आपकी जो कैविटी बनी थी, ग्लिनॉइड कैविटी, इसके अंदर ह्यूमरस आकर के फिट हो गया था। सिमिलरली नीचे की साइड जो आपका एसिटाबुलम बना था, वहां पर थाई बोन आकर के फिक्स हो गई थी। यहां पर ये जो आपकी सारी की सारी हड्डियां हैं, इनके बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट है, ओके। इसीलिए आप जो है हर हड्डी को अलग से थोड़ा सा महसूस कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में जॉइंट्स हैं जो कि दो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। तो ये जॉइंट्स आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी मूवेबल जॉइंट्स, जो कि आपको लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। दे कैन बी इमूवेबल जॉइंट, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जैसे नॉन मूविंग जॉइंट्स। समझ लो भाई, तुम्हारी खोपड़ी किसी दिन खुल जाए, तुम छत से गिरे और खोपड़ी खुल गई, तो इट इज नॉट वर्थ इट, आपकी ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर जो आपकी क्रेनियल बोन्स हैं, ये क्रेनियल बोन्स जो है, इनके बीच में जो जॉइंट, जो अटैचमेंट का पार्ट है, उसमें फाइबर्स भर जाते हैं बहुत तगड़े, जिससे कि इनको एकदम टाइट जो है एक ओरिएंटेशन मिल जाती है, और ये बिल्कुल भी नहीं हिलते। यानी आपका कितना भी बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, आपकी खोपड़ी नहीं खुलती, जिससे कि आपकी जो ब्रेन है, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जॉइंट्स जो है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे नॉन मूविंग, एक होता है पार्ट मूविंग जॉइंट्स, यानी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, जैसे आप अपनी कमर को बेंड कर सकते हो, तो दैट इज पार्ट मूविंग, कि आपको हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब समझ लो कि यार तुम अपने आप को बेंड करते हो, अपना मुंह नीचे की साइड ले जाते हो, फिर तुम घुमाकर अपना मुंह पीछे की साइड नहीं ला सकते, और अपनी कमर को जो है चमका नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, तुम इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो इसे पार्ट मूविंग कहा जाता है। लेकिन आपके कुछ जॉइंट्स हैं जो आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे कि आपने अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा, आप जब बॉलिंग करते हो तो आप अपने हाथ को फुल जो है घुमा सकते हो बेहतर तरीके से। तो ये आपके फ्रीली मूविंग जॉइंट्स भी होते हैं, जो आपको चलने फिरने में अच्छी खासी मदद कर देते हैं। तो जॉइंट्स जो हैं, दे आर असेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स। हर प्रकार की मूवमेंट के लिए जॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपका स्केलेटल सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। तो मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं, यहां पर ये जो फिंगर्स के बीच में जॉइंट्स है, फेलेंजेस के बीच में ये काम आ रहे हैं।
थंब को हिला रहा हूं, यहां पर जो जॉइंट है सैडल जॉइंट, ये भी काम आ रहा है। अगर मैं चल रहा हूं तो घुटना मुड़ रहा है, जॉइंट काम आ रहा है। हाथ को अगर मैं हिला रहा हूं तो यहां पर आपका एल्बो जॉइंट है, ये काम आ रहा है। जॉइंट्स हर जगह पर प्रेजेंट होंगे आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ओके, इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी अगर बोन इन्वॉल्व है तो जॉइंट भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दो बोन्स को कनेक्ट करता है जॉइंट। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस, यानी अगर आप लोकोमोशन की भी बात कर रहे हो तो उसमें भी जॉइंट काम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप अपने लिम्ब मसल्स को मूव करते हो, एज वेल एज लिम्ब मसल्स किससे कनेक्ट होती हैं, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल से। तो जाहिर सी बात है स्केलेटल सिस्टम तो उसमें काम आएगा ही, तो जॉइंट का उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। जॉइंट आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, दो बोन्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर जो ग्लिनॉइड कैविटी थी वो आपके ह्यूमरस के साथ सीधा फ्यूज कर रही थी, या फिर ये बोन और कार्टिलेज को भी अटैच कर सकते हैं। यानी आपका हाइलिन कार्टिलेज जो था ये आपका यहां पर अटैच कर रहा था अलग अलग बोन्स को, बीच में आपका यहां पर स्टर्नम प्रेजेंट था और रिब्स प्रेजेंट थे, इनको कनेक्ट कौन कर रहा था, कार्टिलेज। तो वहां पर भी अटैचमेंट देखने को मिल सकती है कि हाइलिन कार्टिलेज ये काम कर रहा था। फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर जॉइंट्स एक्ट एज फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है जो फैसिलिटेट करता है मोशन को। यानी आपके पास अगर सिग्नल आया, आपकी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो भी काम करना स्टार्ट कर देगा। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो स्केलेटल सिस्टम की आपको जरूरत पड़ेगी। तो फैसिलिटेट कौन करता है, मोशन। आपकी मसल्स अकेले तो मूव नहीं कर सकती, हड्डियों की जरूरत इन्हें पड़ेगी ही पड़ेगी अगर इन्हें लोकोमोशन करना है। तो सिग्नल आएगा मसल के साथ, मसल के पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, लेकिन एक्चुअल जो मूवमेंट होगी वो आपकी हड्डी ही करवाएगी। ये बात है यहां पर। तो फलक्रम यानी कि मेन जो फैसिलिटेटर है मूवमेंट का, दैट इज योर जॉइंट, बिकॉज वही स्केलेटल सिस्टम को मजबूर करता है चलने पे या फिर मूव करने पे, अदरवाइज आपका स्केलेटल सिस्टम कभी मूव नहीं हो पाएगा। तीन मेन स्ट्रक्चरल टाइप्स है आपके जॉइंट्स के। फाइब्रस विच आर इमूवेबल, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर अलग अलग जॉइंट्स हैं, फ्रंटल बोन है, आपका टेम्पोरल बोन है, यहां पर पैराइटल बोन है, इन सब के बीच में यहां पर फाइबर्स भरे हुए रहते हैं और ये फाइबर इन बोन्स को एकदम रिजिड बना देते हैं, एकदम फुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपके जो क्रेनियम की बोन्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं हिलती, दे आर इमूवेबल, सीधी सी बात। कार्टिलेजिनस विच आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जैसा कि आप यहां पर देखते हो, तो यहां पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट रहती हैं जो थोड़ा बहुत इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। इस हिसाब से आपकी जो है वर्टिब्रल कॉलम मूव कर सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है कुछ हद तक मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है। देन ऐसे जॉइंट्स जहां पर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड की मदद से अच्छी खासी मूवमेंट जो है यहां पर हो जाती है, जैसे कि आपके नॉर्मल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वगैरह। ओके, तो इनमें साइनोवियल फ्लूइड जो है भरा रहता है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, इन हड्डियों को सूखने नहीं देता। अदरवाइज सारे दिन अगर ये मूव करती रहेंगी हड्डियां और ये सूख जाएंगी तो कट कट की आवाज इनमें आने लग जाएगी, जैसा बुढ़ापे में काफी बार होता भी है। साइनोवियल फ्लूइड जो है कम हो जाता है, जिससे जोड़ों के दर्द से आपको परेशान होने की बेसिकली कंडीशन आ जाती है। तो यहां पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है एंड साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता रहता है व्हेन यू आर यंग इनफ। फाइब्रस जो जॉइंट्स हैं दे आर टोटली इमूवेबल। फॉर एग्जाम्पल डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सुचर्स बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स। यहां पर जो आपके स्कल की बोन्स है, बहुत प्यारा डायग्राम दिखाया गया है कि यहां पर सुचर्स हैं, यानी जो स्कल बोन्स को कनेक्ट करेंगे, और यहां पर इन सुचर्स के बीच में क्या भरा हुआ है, आपके फाइबर्स जो हैं भरे हुए हैं, और ये फाइबर एकदम 100% कांटेक्ट करा देते हैं इन बोन्स का। बिल्कुल भी मोशन यहां पर नहीं हो सकती, एकदम आपकी रिजिड ये बोन्स बन जाती हैं, क्योंकि आप अपने क्रेनियम को गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अदरवाइज आपकी ब्रेन का लॉस हो जाएगा। सो जीरो मोशन इज सीन, जीरो मूवमेंट इज सीन ओवर हियर, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, राइट। सिमिलरली आपके कुछ फाइब्रस पार्ट आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन में भी प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल, ऐसा नहीं है कंप्लीट 360 डिग्री पर घूम जाओगे, लेकिन यहां पर जो है कार्टिलेज की हेल्प से थोड़ी बहुत जो है अटैचमेंट प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहां पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट रहती हैं, तो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है, यहां पर आपको कार्टिलेजेस देखने को मिल जाएंगी, और ये कार्टिलेजेस हल्का फुल्का जो है अटैचमेंट प्रोवाइड या हल्का फुल्का मूवमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं।
थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट है, मूवेबल जॉइंट्स, यही आपको चलने फिरने में हेल्प करेंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, यानी ये जो बोन्स हैं इनमें एक कैविटी प्रेजेंट हो जाती है दो बोन्स के अटैचमेंट के पोजीशन पर, इसे आप साइनोवियल कैविटी कहते हो, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। ये आपकी साइनोवियल कैविटी है जिसके अंदर ये येलो कलर का क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये किसका काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता रहता है। अगर आपकी मशीन है, आपकी साइकिल ही है या मोटरसाइकिल है, उसकी चेन में अगर आप ऑयलिंग नहीं करते, अगर आप उसकी सर्विसिंग ठीक से नहीं कराते, उसमें इंजन ऑयल नहीं डलवाते, तो आपकी बाइक ठीक से काम नहीं करेगी, उसका इंजन फेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड कराते बाय द साइनोवियल फ्लूइड, तो हड्डियों में से कट कट की आवाज आएगी एंड आप चलने फिरने के भी मोहताज हो जाएंगे, आप चल फिर भी नहीं पाएंगे, राइट। तो जब दो बोन के सरफेसेस आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में हल्का सा गैप, एकदम 100% फिक्सिंग यहां पर नहीं होती, हल्का सा गैप है जहां पर साइनोवियल फ्लूइड सिंथेसाइज होता रहता है। ओके, और साइनोवियल फ्लूइड ही यहां पर भरा रहता है। ओके, यहां पर अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं, उनके एग्जांपल देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप बॉलिंग करते हैं जिसमें शोल्डर जॉइंट और आपका हिप जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका शोल्डर जॉइंट है एंड आपका ये वाला जो हिप जॉइंट है, यहां पर आपकी हड्डियां एकदम अटैच होती हैं बेहतर तरीके से। ओके, बॉल जो रहती है आपके इस ह्यूमरस की, ये यहां पर फंसी रहती है इस सॉकेट के अंदर। तो इस प्रकार से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक सॉकेट है जिसके अंदर बॉल लाइक हड्डी फंसी रहती है और ये मूव कर सकती है बिकॉज इट इज बॉल, राउंड स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार से मूव कर सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको शोल्डर जॉइंट में देखने को मिलता है, यानी आपके ह्यूमरस और ये जो कैविटी है ग्लिनॉइड कैविटी, इसके बीच में। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट आपके नी जॉइंट को बोला जाता है या एल्बो जॉइंट को बोला जाता है। ये जो आपका जॉइंट है या नी जो जॉइंट है, जहां पे एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन होती है, आप इस एल्बो को यूं तो मोड़ सकते हैं लेकिन सीधा होने के बाद उल्टी डायरेक्शन में यूं नहीं मोड़ सकते। आप पैर को सीधा कर सकते हैं, वापस मोड़ सकते हैं घुटने के बल, लेकिन एग्जैक्टली उसे उल्टी डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते। तो रेस्ट्रिक्टेड मोशन जो है हिंज जॉइंट दिखाता है। पाइवट जॉइंट जो है ये एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। एटलस दैट इज C1 एंड एक्सिस दैट इज C2। तो दो सर्वाइकल के बीच में जो आपका जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, ये जो कलाइयों के बीच में जॉइंट है दैट इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है ये आपका कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में यहां पर प्रेजेंट होता है। ये जो मूव हो रहा है दैट इज बेसिकली द सैडल जॉइंट। तो इनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर ऑल्टरनेट ईयर में एक जो एग्जांपल पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल कैसे फेंकते हो, हाथ से, तो आपका जो शोल्डर जॉइंट है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट ये आपके नी में प्रेजेंट होगा या आपके एल्बो में प्रेजेंट होगा। पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में, यहां पर ग्लाइडिंग। सैडल जो है आपका थंब वाले रीजन में, ये आपके एक्चुअल जॉइंट्स होते हैं। इनमें से एक एग्जांपल आपका आता ही आता है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, कि यहां पर बीमारियां आपको कौन कौन सी हो सकती हैं ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहां पर पहली जो बीमारी है दैट इज टिटेनी। नाउ टिटेनी क्या है, रैपिड स्पाज्म या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगी आपकी मसल, क्योंकि यहां पर लो कैल्शियम प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड के अंदर। यहां पर लो कैल्शियम प्रेजेंट होता है बॉडी फ्लूइड में। सो अल्टीमेटली जो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं आपको देखने को मिलेंगी, जो मसल्स हैं वो अल्ट्रा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज कैल्शियम ही सब कुछ रेगुलेट कर रहा है। जब कैल्शियम आपका ज्यादा हो जाएगा, जब कैल्शियम आपका ज्यादा हो जाएगा तो इट विल रिमूव द ट्रोपोनिन फ्रॉम एक्टिन, इट विल रिमूव द ट्रोपोनिन फ्रॉम एक्टिन। ट्रोपोनिन अगर रिमूव हो जाएगा तो एक्टिन विल बाइंड विद मायोसिन, एक्टिन विल बाइंड टू मायोसिन, एंड मायोसिन अगर आपका बाइंड हो जाएगा एक्टिन से तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार आपका एक्टिन मायोसिन कांटेक्ट में आ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब तुम सोचोगे यार सर ये क्या करा दिया, यहां पर बोला है कि लो कैल्शियम है इन द बॉडी फ्लूइड और आप यहां पर लिख रहे हो कि कैल्शियम ज्यादा होने पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और आप यहां पर बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लो कैल्शियम से, ये क्या चक्कर है।
मेरे भाई बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम है, सेल के अंदर तो ज्यादा ही है ना, यानी बॉडी फ्लूइड से कैल्शियम निकल निकल कर आपका सेल्स के अंदर आना स्टार्ट कर चुका है। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर हाई कैल्शियम हो गया है तो कॉन्ट्रैक्शन आपका बहुत ज्यादा देर तक हो जाता है, अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टिटेनी। ओके, तो लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ये याद रखना है। लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, दैट टोटली मैटर्स, राइट, वो हमें देखना होता है। ओके, तो लास्ट में मेंशन कर ही देते हैं इन सेल, तो लो इन बॉडी फ्लूइड, राइट। अगली जो बीमारी है ये है आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यून डिसऑर्डर मतलब आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला, यानी आपकी बॉडी क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स पर अटैक करती है। समझ लीजिए मेरी बॉडी में एक कोई फॉरेन वायरस आया या कोई फॉरेन पार्टिकल आया जैसे कि कोरोना वायरस, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, इस फॉरेन पार्टिकल पर अटैक करेगी बिकॉज ऑफ माई इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी इस फॉरेन पार्टिकल पर अटैक करेगी क्या बना करके, एंटीबॉडीज। मेरे पास कुछ शस्त्र हैं, मेरे पास कुछ हथियार हैं जो कि अटैक करेंगे इस पे, फॉरेन पार्टिकल पे, और फॉरेन पार्टिकल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इस फॉरेन सेल की डेथ हो जाएगी। काफी बार क्या होता है, मेरे जो सेल्फ पार्टिकल्स हैं, मेरी बॉडी के खुद के जो पार्टिकल्स हैं, वो मेरी बॉडी को फॉरेन लगने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लो रिकॉग्निशन एबिलिटी। तो मेरी बॉडी के सेल्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो फॉरेन लगने लगे तो मेरी बॉडी मेरे खुद के सेल्स पर अटैक कर देगी। इसे आप क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से काफी बार जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इस पर अफेक्ट होता है, एंड अल्टीमेटली आपका फटीग हो जाएगा मसल्स में, वीक हो जाएंगी आपकी मसल, एज वेल एज इनके अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये खराब हो गया। काफी बार आप तक सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा है और काफी बार आपके पास अनचाहा सिग्नल पहुंच रहा है, जिस वजह से आपकी मसल अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पागलों की तरह की थक जा रही है। काफी बार बारात में एक अलग ही बेवड़ा चमका रहता है जो कि इतना नाचता है कि एकदम कतई बावड़ा हो जाता है उस चक्कर में और बहुत ही ज्यादा थक जाता है और सब लोग उसको देखते हैं, वाह क्या डांस कर रहा है। तो यहां पर वही चक्कर है कि आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो चुका है खराब, तो न्यूरल सिग्नल आपके पास इतने पहुंचेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, और उस चक्कर में तुम लोग नाच नाच के पागल हो जाओगे, फटीग हो जाएगी, एंड काफी बार इतनी फटीग होती है कि पैरालिसिस भी यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर आपकी काफी सारी मसल्स के अंदर एक केस देखने को मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सबसे क्लासिक एग्जांपल है, पूछा भी इसी नाम से जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, माइस्थेनिया ग्रेविस याद होना चाहिए। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी मसल लॉस इसे बोला जाता है। मसल जो है रेग्रेस होने लग जाती है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। आपके कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ओके, जो मसल को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जो स्पेशल फैक्टर्स हैं जो आपके मसल की हेल्प कर रहे थे ग्रोथ में या मेंटेनेंस में, वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे एंड आपकी मसल्स जो है इनमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलर लॉस और द मस्कुलर डायस्ट्रोफी। यहां पर है आपका आर्थराइटिस, बूढ़े लोगों में खासकर ये देखने को मिलता है। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जैसा मैंने आपको बताया था, काफी सारे जॉइंट्स जहां पर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, लुब्रिकेशन ना होने की वजह से कट कट की आवाज आती है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो चल नहीं पाते ठीक से। इसके अलावा उनके जोड़ों में सूजन भी काफी बार देखने को मिलती है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप आर्थराइटिस कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर केस है इसे आप आर्थराइटिस बोलते हैं। एल्डरली पीपल्स में ज्यादा, एल्डरली पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। गाउट, गाउट क्या है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यहां पर जो आपकी बॉडी में यूरेट क्रिस्टल्स हैं ये इतने ज्यादा जमा हो जाएंगे कि आपकी बॉडी में सूजन अलग से दिखने लग जाएगी। ये जो पर्टिकुलर जगह है इसका मतलब यहां पर यूरेट आकर के क्या हो चुके हैं, अक्यूमुलेट हो चुके हैं। इसे आप कहते हैं गाउट। सो गाउट क्या है, इट इज अ स्पेशल इन्फ्लेमेशन जिसमें सिर्फ यूरिक एसिड ही वजह है। और आर्थराइटिस में आपके साइनोवियल फ्लूइड या फिर वैरायटी ऑफ थिंग्स कुड बी द केस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब ऑस्टियोसाइट्स किसे कहा जाता है, बोन के सेल्स को। ऑस्टियो इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू बोन। पोरोसिस मतलब पोर होना, यानी छेद हो जाना, यानी हड्डियों में छेद हो जाना, यानी हड्डियों की ऐसी तैसी हो जाना। तो नॉर्मल बोन की मैट्रिक्स जो है यहां पर आपको ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में पोर देखो कितने बड़े बड़े हो गए, यानी यहां पर जो सफेद कलर का कैल्शियम है ये लबालब भरा हुआ है।
लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कैल्शियम जो है एकदम कम हो चुका है, व्हाइट कलर एकदम कम है यहाँ पर, ब्लैक ही ब्लैक यानी पोर ही पोर जो है यहाँ पर हो चुके हैं, तो हड्डियां हो जाती हैं कमजोर। इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि आपका कैल्शियम ही जब लो हो चुका है, तो झूले पे से भी गिरे और कट की आवाज आई तो समझ लो फोन नहीं गिरा है जमीन पर, हड्डी टूट गई। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, फीमेल में खासकर देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। तापसी पन्नू ऐड भी करती है इसका कि आप अगर ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं तो 30 के बाद या 35 की एज के बाद जो है विमेन हॉर्लिक्स जरूर ले, अल्टीमेटली आपकी हड्डियों को ताकत मिलेगी, क्योंकि रिड्यूस्ड कैल्शियम को वो क्या करा सकता है, आपकी बोन में रीएब्सॉर्ब करवा सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए विमेन हॉर्लिक्स का प्रचार भी किया जाता है। काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि अपने अभी जैसे जैसे बीमारियां आती जा रही हैं यार, उसी हिसाब से उनके लिए थोड़े थोड़े सप्लीमेंट्स भी आते जा रहे हैं, राइट। सो दीज वर द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आई होप दिस चैप्टर वॉज क्लियर। काफी सारी चीजें रटने की थी, देखो यार रटनी ही पड़ती हैं, बिकॉज बोन्स के नाम आपको 206 नाम रटने, तो अल्टीमेटली नाम को तुम याद नहीं कर सकते। अगर ये हड्डी है, इसका नाम स्टर्नम है तो स्टर्नम है, यू कांट मेक अ न्यू नेम। ग्लिनॉइड कैविटी है, एसिटाबुलम है तो है, एक्रोमियन प्रोसेस है तो है, सिंपल सी बात है। तो नाम आपको याद करने हैं, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स दे दी है पूरी 206 हड्डियों के लिए, पूरे स्केलेटल सिस्टम के लिए। एक दो बार रिवाइज करोगे पक्का याद हो जाएंगी, बिकॉज मैंने खुद ऐसे ही याद की थी। और एक बार अगर आपको याद हो गई तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो आपको जो मैंने एनोटेटेड स्लाइड दी है यहाँ पर हड्डियों वाली, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और उसको आप अपने रूम के अंदर चिपका भी सकते हो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। उसको जब आप पढ़ोगे, उसको जब आप याद करोगे, तो अल्टीमेटली आपको काफी बेहतर चीजें जो है समझ में आने लगेगी। वक्त के साथ आप एनसीईआरटी को अलग तरीके से डेसिफर भी कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन के अंदर, जहां पर कुछ नई बातें जानेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।